शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की न्यूज़पेपर की हम साइंस वाले हिस्से के साथ में। आज साइंस की कुछ मुख्य न्यूज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें से पहली जो न्यूज़ हम देखने वाले हैं ये आज से कुल मिलाकर के जब व्यक्ति जंगलों में रहता था, आदि मानव के रूप में जब निवास करता था, तो किस प्रकार से नॉर्मली ऐसा बोला जाता है कि अफ्रीका से ही लोग इधर उधर जहाँ तहाँ गए हैं। तो यदि अफ्रीका से ये लोग सब तरफ गए हैं, कौन कौन सी डायरेक्शन में गए हैं, इसका क्या रीज़न है, इसके ऊपर एक रिसर्च हुई है, उसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। तो ऐसा माना जाता है कि अफ्रीका से बाहर में जो भी डिस्पर्स हुआ है, लोग फैले हैं, वो ड्राई पीरियड के दौरान हुआ है। हो सकता है कि वहाँ पर ज़्यादा सूखा पड़ने लगा हो, लोगों के पास खाने के लिए संसाधन कम पड़ गए होंगे, इसलिए वो लोग जगह को छोड़ करके दूसरी जगह जाने लगे। इस प्रकार से इस आर्टिकल में मुख्य रूप से फोकस किया जाता है कि यदि अफ्रीका से कोई लोग कहीं भी गए हैं, आदि मानव कहीं भी इधर उधर गया है और फिर दूसरी जगह में बसना चालू कर दिया है, तो वो केवल है वहाँ की क्लाइमेट, वहाँ का ड्राई कंडीशन। पहले तो हम ऐसा सोचते थे कि भाई मौसम बढ़िया रहा होगा, इसके चलते चलते गलियारों का निर्माण हुआ होगा, पहले ऐसा माना जाता था। लेकिन नेचर पत्रिका में प्रकाशित एक नए अध्ययन में ये पता चला है कि अफ्रीका से मनुष्यों का सबसे हालिया और व्यापक जो प्रवास हुआ है, मतलब 1 लाख साल से भी कम पहले हुआ था। हम मतलब थोड़ा सा लेटेस्ट की बात कर रहे हैं। ये प्रवास जो हुआ है, डिस्पर्सल हुआ है इंडोनेशिया में टोबा सुपर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद, विशेष रूप से ड्राई पीरियड के टाइम में हुआ है। तो कब हुआ है? आज से 1 लाख साल पहले की बात कर रहे हैं, जबकि इंडोनेशिया में टोबा सुपर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। इसके बाद बोला जा रहा है ड्राई कंडीशन हुई, कुछ ना कुछ उनको लगा होगा कि अब हम यहाँ पर सरवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि हमें खाने पीने के लिए ज़्यादा कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। नॉर्मली तो हम ऐसा सोचा करते थे कि ये जो डिस्पर्सल हुआ है, प्रवास हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह आना जाना हो रहा है इंसानों का अफ्रीका से बाहर, ह्यूमिड पीरियड के दौरान हुआ है, जिसके चलते चलते ग्रीन कॉरिडोर बने, लोग जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो रास्ते का निर्माण करते जा रहे हैं। एंड फैसिलिटेटेड द मूवमेंट ऑफ पीपल, और इससे लोगों के आने जाने में थोड़ी मदद मिली थी। लेकिन देखिए, जब समय ऐसा आया कि सूखा पड़ने लगा है, तेज धूप पड़ रही है, संसाधन सूख रहे हैं, तो जो एरिडिटी के पीरियड्स हैं आर थॉट टू हैव constrained ह्यूमन मूवमेंट एंड क्रिएटेड फूड इनसिक्योरिटी। लेकिन शुष्कता की अवधि ने मानव आंदोलन को बाधित कर दिया और खाद्य असुरक्षा पैदा कर दी। अब लोगों को मजबूर होकर के अपने यहाँ से एरिया अफ्रीका से निकलना पड़ गया। निर्भरता कैसे करके बढ़ती जा रही है, इसके बारे में यहाँ पर उल्लेख किया जाता है। डॉक्टर जॉन कैपलमैन, ये हैं यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एंड ऑस्टिन हैं। इसके अलावा कुछ और लोग स्टडी में शामिल हुए थे। इन्होंने नॉर्थ वेस्ट इथोपिया की एक साइट का अध्ययन किया। ये सिन्फा रिवर के किनारे लोकेटेड है। यहाँ से कुछ एविडेंस प्राप्त हुए थे ह्यूमन प्रेजेंस के इन द फॉर्म ऑफ चिप्ड स्टोन फ्रॉम टूल मैन्युफैक्चरिंग एंड एनिमल रिमेन्स। इन्होंने इथोपिया की एक साइट का अध्ययन किया जहां से पत्थरों के कुछ औजार मिले। इसके साथ ही साथ में एनिमल के भी कुछ कुछ अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए थे। केमिकल एनालिसिस किया गया था ग्लास शार्ड्स का, जो भी सेडिमेंट वहाँ पर पड़ता था, तो ग्लास के जो टुकड़े हैं सेडिमेंट सैंपल से इन्होंने उसका अध्ययन किया। एंड उन्होंने ये बताया कि ये जो है कहाँ से आए हैं, ये टोबा सुपर इरप्शंस के दौरान आया है, विच प्लेसेस द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमन एट दिस लोकेशन अराउंड 74,000 साल पहले। और इससे ये पता चलता है कि ये जो जगह है यहाँ पर इंसान आज से 74,000 साल पहले रहते रहे होंगे।
पार्टिकुलरली मिडन स्टेनोज की हम बात कर रहे हैं 50,000 से 2,80,000 से 50,000 साल पहले की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद ऑस्ट्रिच एग सेल्स के ऑक्सीजन आइसोटोप का हमने अध्ययन किया। मैमल टीथ के फॉसिल्स का अध्ययन किया, जो कि इंडिकेट करता है जो एनवायरनमेंट रहा होगा पार्टिकुलरली एरिड रहा होगा, सूखा रहा होगा। इसके अलावा लोगों का कहना है, जो राइटर है रिसर्चर लोग प्रपोज करते हैं कि ये जो इंक्रीज हुई थी एरिडिटी, सूखापन जब बढ़ा है, paradoxically explain the increased reliance on fish ate this time and suggest that as rivers shrank in the dry season, fish were trapped in water holes where they could easily be targeted by hunter, perhaps using bows and arrows। एक परिवर्तन ये भी आया है कि नदियाँ सूखने लग गई हैं। अब छोटे छोटे ऐसे तलैया जैसे में पानी भरा है और मछली वहाँ पर इकट्ठे होते जा रही हैं। अब इंसानों को धनुष बाण का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है शिकार करने के लिए। अब वो हाथ से आसानी से मछली पकड़ सकते हैं और हो सकता है कि इसी प्रकार के फिर गड्ढे ढूंढते ढूंढते वो आगे बढ़ते गए हों। इस प्रकार की कहानी यहाँ पर बताई जाती है कि अफ्रीका से लोग इसी प्रकार से निकले होंगे बाहर। इसके बाद हम चर्चा करने वाले हैं एनीमिया की बीमारी से रिलेटेड। एनीमिया जिसको आप कह सकते हैं हमारी बॉडी में खून की कमी हो जाना, लेकिन नॉर्मली हम भाषा से ऐसा बोलते हैं, लेकिन अंदर यदि हम उस घुस करके थोड़ा सा देखें तो इसके अंतर्गत जो हमारी ब्लड सेल्स है ना, उनमें कमी आ जाती है। इसका क्या रीज़न हो सकता है? हमारे शरीर में आयरन की कमी हो गई है, न्यूट्रिएंट्स की हमारी बॉडी में, मतलब जो पोषक तत्व हैं ज़रूरी, उनकी कमी हो गई है। साथ ही साथ में एक रीज़न ये होता है, जब मासिक धर्म आता है, पीरियड्स जब आते हैं, तो उस टाइम में बोला जाता है कि काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस हो जा रहा है, इसलिए महिलाओं में ज़्यादातर हमको एनीमिया की बीमारी देखने को मिलती है पुरुषों की अपेक्षा। इसके अलावा कुछ कुछ इन्फेक्शंस हो सकता है। साथ ही साथ में क्रोनिक टिज्नी आइलमेंट, हाइपोथायराइडिज्म एंड एंडोक्राइन एबनॉर्मलिटीज़, कुछ कुछ एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं, कुछ बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि थायराइड की बीमारी है किसी को किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। एंड हमारी जो बॉडी है ना, एक रीज़न ये भी है कि हमारी बॉडी आयरन को एब्जॉर्ब नहीं कर रही है, कुछ इसका मेडिकल रीज़न हो सकता है। यदि हम ट्रीटमेंट की बात करें तो कैसे करके एनीमिया को हम कम कर सकते हैं, सरकार इसके लिए बहुत सारे प्रयास भी करती है ताकि जो बच्चा है साथ ही साथ में गर्भवती माँ है, दोनों को जान बचाया जा सके। इसके लिए हमें प्रॉपर संतुलित भोजन करना चाहिए। वेजिटेबल, ऐसी वेजिटेबल आप खाइए जिसमें आयरन रहता है, जैसे कि स्पिनच, कैरट, रेडिश, बीटरूट से लेकर आप टोमेटो खा सकते हैं, पोटैटो एंड ग्रीन लीफ वेजिटेबल, फ्रूट्स जैसे कि बनाना, एप्पल, पोमेग्रेनेट, सपोटा। आयरन की सप्लीमेंट भी आप ले सकते हैं, लेकिन ये आप तभी लीजिए, आप ये सोच रहे हैं कि मैं गोली खा करके आयरन की कमी को पूरा कर लूँ, तो इसके लिए आपको डॉक्टर की मेडिकल एडवाइस की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही साथ सबसे अच्छा जो सोर्स माना जाता है वो पालक रहता है। बोलते हैं कि पालक में आयरन बेहतर रहता है। कुछ कुछ सिम्टम यहाँ पर दिखाई देते हैं, जैसे कि बॉडी में कमजोरी लगना, थकान महसूस होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, कभी कभी सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, हेडेक हो सकता है, हार्ट बीट कभी कभी इंक्रीज़ हो जाती है, आपकी जो स्किन है स्किन में भी थोड़ा सा असर दिखना चालू हो जाता है, आपकी स्किन ड्राई होने लग जाती है, और आपका जो मूड है, बिहेवियर है, उसमें भी चेंज आना चालू हो जाता है। सबसे बड़ी बात होती है कि कैसे करके हम इसको डायग्नोस करेंगे। इसके लिए हमें टाइम टाइम पर ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा, ठीक है। एंड RBC WBC की काउंट आप करवाते रहिए। कंप्लीट ब्लड पिक्चर टेस्ट भी होता है, ये भी करवा सकते हैं।
इसके अलावा यहाँ पर एक और टेस्ट बताया जाता है जिसको नाम दिया गया है बोन मैरो एग्जाम, टू फाइंड आयरन स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी की आयरन को स्टोरेज करने की कैपेसिटी कितनी है, इसका भी हम पता लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ पैरामीटर दिए गए हैं, इन पैरामीटर के माध्यम से हम एनीमिया की बीमारी को थोड़ा सा समझ सकते हैं। तो एनीमिया की बीमारी के अंतर्गत हमारी बॉडी में नंबर ऑफ रेड सेल्स, हमारी बॉडी के अंदर जो लाल रक्त कणिकाएं हैं या फिर कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन है, हमारी ब्लड सेल्स के अंतर्गत नॉर्मल की अपेक्षा कम हो जाता है। इसी के चलते चलते हमारा जो ब्लड है ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाता है हमारी बॉडी में। एनएफएचएस के अंतर्गत क्लासिफिकेशन किया गया है एनीमिया को पर इन ग्राम पर डेसीलीटर। कैसे कि मैन में जो लिमिट है वो कितनी हो सकती है, तब होगा एडोलसेंट वुमेन में, प्रेग्नेंट वुमेन में, चिल्ड्रन में। पुरुषों में बोला है कि 13 ग्राम से कम है, एडोलसेंट में यदि 12 ग्राम से कम हो जाता है, प्रेग्नेंट वुमेन में यदि 11 ग्राम से कम हो जाता है, एंड चिल्ड्रन में 11 ग्राम से कम है तो एनीमिया हो सकता है। कितने कितने लोग एनीमिया की बीमारी से ग्रसित हैं, इसके बाद यहाँ पर परसेंटेज वगैरह बताया जाता है। तो अब न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं और न्यूज़ को देखते हैं। तो यहाँ पर एनीमिया की जो बीमारी है उसके प्रिविलांस को लेकर के बताया गया है। पार्टिकुलरली हम 8 राज्यों की बात करेंगे। यहाँ पर ठीक ठाक अनुमान नहीं लगाया गया है, ओवर एस्टिमेशन लगाया गया है, ऐसा राइटर का कहना है। तो यहाँ पर प्रिविलांस वर्ड यूज़ किया गया है। प्रिविलांस का मतलब होता है नंबर ऑफ पीपुल इन ए पॉपुलेशन दैट हैव ए स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक विद इन ए गिवन टाइम पीरियड। एक साल के भीतर में कितने लोग इस बीमारी से ग्रसित हुए हैं, आप उसको बोल सकते हैं। उन लोगों को हम बोलेंगे कि इनमें प्रिवलांस की हम जानकारी ले रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर ओवरऑल प्रिवलांस की बात करी जाती है। आयरन डेफिशिएंसी कितने लोगों को देखने को मिली, 18.4% लोगों को। लेकिन इसमें जो एडोलसेंट गर्ल्स हैं, मतलब जो युवतियां हैं, किशोर लड़कियां हैं, किशोरियां हैं, उनमें सबसे ज़्यादा हमको एनीमिया की बीमारी देखने को मिली थी। लेकिन जो एडल्ट बॉय हैं उनमें 27.7% ही बच्चे शामिल हैं। वहीं यदि हम एल्डर वुमेन की बात करें तो एल्डर जैसे जैसे महिलाएं होते जाती हैं वैसे वैसे एनीमिया की बीमारी कम होती जाती है। उसका एक रीज़न ये भी है कि जो मेंस्ट्रुएशन के दौरान ब्लीडिंग होती है वो कम हो जाती है। कुछ डेटा यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, इसको हम देख सकते हैं। यहाँ पर भी प्रिवलांस से ही रिलेटेड डेटा प्रस्तुत किया गया है। ब्लड डायग्नोसिस की हम बात करते हैं, जिसके माध्यम से हम पता करते हैं कि भाई एनीमिया की बीमारी है कि नहीं है। तो WHO रिकमेंड करता है कि जो एनीमिया है इसको आप डायग्नोस कर सकते हैं फ्रॉम वीनस ब्लड एंड नॉट कैपिलरी ब्लड। कहाँ से आप लीजिए, आप वीनस से ब्लड लीजिए, आप कैपिलरी से कभी भी खून मत निकालिए, ऐसा WHO कहता है। बोला जाता है कि जो रेड ब्लड सेल्स की काउंट होती है कैपिलरी ब्लड में, ये थोड़ा सा कम रहती है यदि हम वेनस ब्लड से तुलना करें। तो इसलिए हमें कहाँ से लेना है, वेनस से ही। वेनस जो नर्स जिसकी हम बात कर रहे हैं उसी से आप खून की टेस्ट करिए। अब आगे बोला जा रहा है, एक मिनट, और इस प्रकार से देखिए, जैसे कि WHO का तो कहना है आप इस मेथड के माध्यम से ही कभी भी एनीमिया की बीमारी का पता लगाइए। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं सरकार ने जो अध्ययन किया था जिससे पता चला था कि कितने लोगों में इसका प्रसार रहा है, एनीमिया की बीमारी का फैलाव रहा है। पार्टिकुलरली यहाँ पर हम NFHS 5 की बात कर रहे हैं। इसमें देखिए
सरकार ने भी कैपिलरी ब्लड वाली मेथड का यूज़ किया था। इसके अंतर्गत बोला जा रहा है जो एनीमिया प्रिवलांस है ये प्रीडोमिनेंटली माइल्ड रहा था एक्रॉस 8 स्टेट में, मतलब उतने ज़्यादा हमें असर नहीं देखने को मिले थे। 18% व्यक्ति ऐसे हैं जिसमें माइल्डली एनीमिया की बीमारी है, 14% ऐसे हैं जिनमें मॉडरेट है एंड 1.8% ऐसे हैं जिनको सीवियरली एनीमिया की बीमारी देखने को मिली है। मतलब 14% को थोड़ा बहुत नहीं, 18% को उतने ज़्यादा हमको खतरनाक रूप से नहीं दिखाई दिया, 14% में ऐसे लोग आ गए हैं जो कि कहना चाहिए बीच वाले लोग हैं, और 1% 1.8% लोग ऐसे हैं जो कि बुरी तरह से एनीमिया की बीमारी से प्रभावित हैं। इसके अलावा एनीमिया प्रिवलांसेस के बारे में बताया जाता है 44%, 41%, 45%। मतलब सबसे ज़्यादा जो किशोर लड़कियां हैं, 44% किशोर लड़कियां इससे प्रभावित हैं। 41% एडल्ट वुमेन एंड एल्डरली वुमेन, तो 41% एडल्ट लड़कियां हैं एंड वुमेन इसमें 45% शामिल हैं। और ये डेटा यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है NFHS सर्वे की तरफ से। एनीमिया प्रिवलांस वाज 68.8% फॉर वुमेन एंड 62.6% फॉर एडल्ट्स एंड गर्ल। मतलब महिलाओं में ज़्यादा है और महिलाओं में कम है, एडल्ट्स एंड गर्ल्स में ज़्यादा है। वहीं यदि हम राज्यों के हिसाब से बात करें तो सबसे ज़्यादा जो केस हैं एनीमिया के असम में देखने को मिले 78.3%, और सबसे कम केस हमको मेघालय 14.6% देखने को मिले हैं। एंड एक 5 में से एक हिस्सा ऐसा है, 1/5 ऑफ एनीमिया इन एल्डरली वुमेन वाज ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी। सबसे बड़ा रीज़न क्या माना जाता है? हर 5 में से एक महिला ऐसी जिसको आयरन की कमी के चलते चलते ये बीमारी हुई है। अब भारत की ज़्यादातर जो जनसंख्या है ना, वो इसके रीज़न को नहीं जानती कि मुझे किस कारण से एनीमिया की बीमारी हो रही है। लेकिन आप देखेंगे जो आयरन डेफिशिएंसी है उसको भी गलत तरीके से एज्यूम कर लिया जा रहा है, गलत तरीके से उसके बारे में हम अंदाज़ा लगा ले रहे हैं टू बी मेन ड्राइवर ऑफ एनीमिया इन इंडिया। आगे बोला जा रहा है अब सरकार को लग रहा है आयरन की कमी है, आयरन की कमी है, तो क्या करती सरकार? आयरन की गोली दे देती है। आयरन सप्लीमेंट प्रोवाइड कर रही है सरकार इंटायर पॉपुलेशन को। इसको रिकंसिडर आप करिए, क्योंकि यदि आप बहुत ज़्यादा आयरन दे देते हैं ना तो ये भी हमारी बॉडी के लिए नुकसान करता है, ऐसा रिसर्च में पता चला है। इसके बाद वाली जो साइंस की न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक मेटाबोलाइट कंटेंट से रिलेटेड है। मेटाबोलाइट कंटेंट हम किसको बोलेंगे? ये एक प्रकार से ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि तब प्रोड्यूस होंगे या फिर इनका हम तब यूज़ करते हैं जब हमारी बॉडी फूड्स, ड्रग्स, केमिकल या फिर इसके खुद के टिश्यू को ब्रेक डाउन करती है। उसको टुकड़े टुकड़े में जब तोड़ा जाता है, इसके बाद जो चीज़ प्रोड्यूस हो रही है उसको हम बोलते हैं मेटाबोलाइट सब्सटेंस। या फिर इनका उपयोग हम तब करते हैं जब हमारी बॉडी फूड को ब्रेक करती है। हम खाना खाते हैं तो खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, ड्रग्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, केमिकल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। तब उस समय में मेटाबोलाइट पदार्थ की ज़रूरत पड़ती है या फिर प्रोड्यूस होते हैं। दिस प्रोसेस कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, और इस प्रोसेस को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, जिसके माध्यम से हमारी बॉडी एनर्जी क्रिएट करती है एंड द मटेरियल नीडेड फॉर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड मेंटेनिंग हेल्थ। मेटाबॉलिज्म के माध्यम से हमारी बॉडी ग्रोथ करती है, रिप्रोडक्शन संभव हो पाता है एंड हमारा जो हेल्थ है वो मेंटेन रहता है।
मेटाबोलाइट्स ऐसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं जिनके बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं, जैसे कि एनर्जी का कन्वर्जन करना है, एंड सिग्नल भेजने का काम करना है, एपिजेनेटिक इन्फ्लुएंस है, एंड कोफैक्टर एक्टिविटी। मेटाबोलाइट को आप डिफाइन कर सकते हैं एज ए एंडोजीनियस कंपाउंड। एंडोजीनियस कंपाउंड जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अमीनो एसिड, लिपिड, शुगर एंड ऑर्गेनिक एसिड के तौर पर ये काम करते हैं। मेटाबोलाइट्स का एक और मतलब होता है कि ऐसे प्रोडक्ट जो कि एक मेडिसिन का अंश होगा। जब कोई मेडिसिन ब्रोक डाउन होती है, मेटाबोलाइज्ड होती है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती है, उस समय में, और ये काम किया जाता है हमारी बॉडी के द्वारा, उस समय में मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस होते हैं हमारी बॉडी में। तो नया जो रिसर्च किया गया है, इस रिसर्च के माध्यम से हम एक ऐसे मेटाबोलाइट पदार्थ का पता लगा सकते हैं नीम की पत्ती में, कि इसमें कितनी मात्रा है, इसमें कितनी मात्रा है, और किसानों को लगता है कि मुझे इस कैटेगरी का नीम चाहिए तो मैं खाली इसी नीम के पेड़ का यूज़ करूँगा। इसके लिए वैज्ञानिक ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया है। मतलब यहाँ पर एक ऐप तैयार किया गया है, एंड्रॉयड ऐप, जिसका नाम आप देख सकते हैं, क्या नाम रखा गया है, एंड्रॉयड फ्रूट इनसाइट। क्या है? फ्रूट इनसाइट एप्लीकेशन है। एंड्रॉयड मोबाइल में ये काम करेगा और किसान लोगों को डायरेक्टली ये फ़ायदा पहुंचाने वाला है। ये जो रिसर्च का काम है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली के वैज्ञानिक लोगों ने इस चीज़ के ऊपर रिसर्च किया है। इन्होंने डेवलप किया है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल, जिसके माध्यम से जो मेटाबोलाइट कंटेंट है उसका लेवल आप पता कर सकते हैं नीम फ्रूट्स में, एस आइदर लो और हाई बेस्ड ऑन इमेजेस ऑफ नीम लीव्स एंड फ्रूट्स। मेरे पास में यदि नीम की पत्ती है, मेरे पास नीम के फूल हैं, उससे मैं पता लगा सकता हूँ कि इसमें मेटाबोलाइट कंटेंट लो है कि हाई है, और ये ऐप के माध्यम से हो जाएगा। पहले की जो मेथड चलती थी वो HPLC मेथड चलती थी, जिसको बोलते हैं हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। अब इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, ये काफ़ी एक्सपेंसिव मानी जाती थी। The classification of fruits can be carried out in the field even by untrained people। और नई मेथड के माध्यम से जिसको कोई जानकारी नहीं है, एकदम गांव देहात के लोग भी इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब अनट्रेंड पीपल भी इसका यूज़ कर सकते हैं। बोला जा रहा है कि जो भी रिजल्ट है ना, इसको पोस्टेड किया गया था एक प्रीप्रिंट सर्वर में। प्रीप्रिंट सर्वर आर नॉट पीयर रिव्यूड। और जिस हम मेटाबोलाइट कंटेंट की बात कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पर बताया जाता है, नाम देख लीजिए, एक रासायनिक यौगिक है, इसका तो नाम भी पढ़ने में दिक्कत आएगी, एजाडियारचिटिन। देखते हैं क्या है ये। तो नीम की पत्ती में हम जिस चीज़ की तलाश कर रहे हैं, जिस मटेरियल की तलाश कर रहे हैं, वो मटेरियल यही होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता रहता कि ये कम है किस में ज़्यादा है। यदि हमें ये चीज़ पता हो जाएगी तो उस हिसाब से हम नीम के फ्रूट्स का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, अब यहाँ पर बारी आई है क्लियर चीज़ की कि भाई किसानों को नीम का यूज़ क्या है। नॉर्मली देखा जाए, नीम की पत्तियों को पहले किसान लोग मिट्टी की जो कोठरी हुआ करती थी ना, उसमें गेहूं के साथ मिला करके उसको रख देते थे, घुन नहीं होता था। इसके साथ ही साथ नीम की पत्ती का काढ़ा बना करके, फूलों का यूज़, फलों का यूज़ करके किसान लोग खेतों में पेस्टिसाइड के तौर पर भी छिड़क सकते हैं। और पेस्टिसाइड के लिए जो चीज़ चाहिए हमको, वो है जैव कीटनाशक का नाम आजा एजाडायरचिटिन, एज ए डायरेक्टिन। अभी नाम इसका क्लियर हुआ है, एज ए डायरेक्टिन इसको बोला जाता है। लेकिन बोला जा रहा है कि यदि हम ट्रीज़ टू ट्रीज़ की बात करें कि यहाँ कम है वहाँ ज़्यादा है, ऐसा हो जाता है, क्योंकि ये जो पदार्थ है कभी किसी पेड़ में कम है, कभी किसी पेड़ में ज़्यादा होता है।
करंटली ये कोई आसान काम नहीं है। आपके पास में ऐसा कोई इजी टूल नहीं है जो कि इवैल्यूएट कर सके अजाई डायरेक्टिंग कंटेंट लेवल को कि किस में लो है किस में हाई है। इसीलिए therefore only a few fruits from each sack with varying agile directing content or from a single batch of multiple sacks are taken to determine the agile directing content using HPCL। एंड HPCLC मेथड की भी यदि हम बात करें तो इसमें भी हमको थोड़ा सा दिक्कत जाती थी इसके कंटेंट का पता लगाने के लिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही हिस्सा हम ऐसा है जो कि इसके माध्यम से पता कर पाए थे। वैज्ञानिक लोगों की टीम ने पूरे इंडिया में रिसर्च किया एंड इन्होंने डिटरमाइन किया था 5 मेटाबोलाइट्स का, जैसे कि आजाडायरेक्टिन है, सेलानिन है, एंड ये क्या है, डी एसिटाइले सेलानिन, फिर है निम्बिन है, निम्बोलाइड है, फ्रॉम नीम फ्रूट्स यूजिंग HPLC। तो इतनी सारी जो चीज़ें हैं इनका पता लगाया गया है। सेंसिटिविटी की बात करी जाती है कि हमने जब एआई मेथड का यूज़ किया तो हम कितने % सक्सेस हो पाए थे। फिर ये एंड्रॉयड ऐप जिसका नाम है फ्रूट इंसाइट ऐप, इसके बारे में बताया जाता है कि ये कैसे करके काम करेगा, आपको क्या करना है और कहाँ कहाँ पर इसका यूज़ हो सकता है।